अलिया सबो किले से 4 कोस के फासले पर दरिया के किनारे प्रताप राय के सिपाही सफ़र की तैयारी कर रहे थे। जयराम दरिया में नहाकर कपड़े बदल रहा था कि पास ही एक झाड़ी के ऊपर से एक सनसनाता हुआ तीर आया और इसके पाँव के नज़दीक ज़मीन में व्यवस्थ हो गया। तीर के साथ एक सफ़ेद रुमाल बंधा हुआ था। जयराम ने इधर उधर देखने के बाद ज़मीन से तीर निकाला और इसके साथ बंधा हुआ रुमाल खोलकर देखने लगा, जिस पर कोयले के साथ ये चांद हरूफ लिखे हुए थे। जयराम, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? तुमको भाई कहते हुए मुझे शर्म आती है। अगर मेरी जान बचाना चाहते हो तो कोंगू के साथ चले आओ, वरना मेरी खैर नहीं। तुम्हारी बदनसीब बहन माया। जयराम ने भागते हुए झाड़ियों के करीब पहुंचकर आवाज़ दी, कंगू, कंगू तुम कहाँ हो? कंगू ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ। जयराम झाड़ियों में से गुजरकर इसके करीब पहुंचा। कंगू घोड़े पर सवार था। जयराम ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और बेकरार सा होकर पूछा, कंगू माया कहाँ है? वो किस हाल में है? वो तुम्हारे पास कैसे पहुंची? कंगू ने जवाब दिया, माया जिंदा है और मैं तुम्हें इसके पास ले जा सकता हूँ। कहो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? माया के लिए 7 समंदर अबूर करने के लिए तैयार हूँ। भगवान के लिए बताओ वो कहाँ है? तुम मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ। अगर ज़्यादा दूर हो तो मैं अपना घोड़ा ले आऊँ? तुम अपना घोड़ा ला सकते हो, लेकिन अगर तुमने फिर कोई चालाकी की तो याद रखो माया को कभी नहीं देख सकोगे। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। जयराम ये कहकर टेले की तरफ भागा। कंगू एहतियात के तौर पर इस जगह से हटकर घने दरख्तों की आड़ में खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जयराम ने झाड़ी के करीब पहुंचकर घोड़ा रोका और कंगू को वहां ना पाकर आवाज़ दी। कंगू ने मुतमईन होकर उसे अपने पास बुला लिया। कंगू के साथ चलने से पहले जयराम ने इससे कई सवालात पूछे, लेकिन कंगू ने सिर्फ ये जवाब दिया कि माया के पास पहुंचकर तुम्हें सब हाल मालूम हो जाएगा। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद कंगू के 10 और मुसल्ले साथी झाड़ियों की आड़ से निकलकर इनके साथ शामिल हो गए। जयराम को कंगू की नीयत पर शुबा हुआ और इसने लगाम खींचकर घोड़े को रोकते हुए पूछा, कंगू ये क्या है? लेकिन इससे पहले कि कंगू कोई जवाब देता, इसके साथियों ने जयराम को चारों तरफ से घेर लिया और एक ने आगे बढ़कर इसके हाथ से घोड़े की लगाम छीन ली। कंगू की तवक्को के खिलाफ जयराम ने कोई मुदाफित न की और जब इसके साथियों ने इसके हथियार छीनने की कोशिश की तो इसने खुद ही अपनी तलवार कमान और तुर्किश उतार कर इनके हवाले कर दिए। कमर के पटके में एक छोटा सा खंजर लटक रहा था। कंगू के एक साथी ने वो भी उतारना चाहा, लेकिन इसने इशारे से मना किया। जयराम ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं माया का पैगाम सुनने के बाद भाग नहीं सकता। कंगू ने जवाब दिया, तुम भागने की कोशिश भी करो तो कामयाब नहीं हो सकते। इस जंगल में जगह जगह तीरंदाज छुपे हुए हैं। लेकिन कंगू, मैंने तुमसे कोई वादा खिलाफी नहीं की। तुम जहाँ कहो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जो शख्स जुबैर जैसे मोहसिन के साथ दगा कर सकता है, मुझे इसकी किसी बात पर इतबार नहीं आ सकता। तुम्हारी खैर इसी में है कि आंखें बंद करके मेरे साथ चलते रहो। किला 4 कोस से ज़्यादा दूर न था, लेकिन कंगू ने मुसलतन तवील और दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार किया। किले के सामने पहुंचकर सवार घोड़ों से उतरे। जयराम को खालिद किले से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वो इसकी तरफ हाथ फैलाकर आगे बढ़ा। खालिद, खालिद तुम भी यहाँ हो, तुम्हारी बहन कहाँ है? खालिद ने हकारत से इसकी तरफ देखा और जवाब देने की बजाय कतराकर कंगू के पास आ खड़ा हुआ। जयराम के दिल पर चर्ग लगा। इसके पाँव ज़मीन में घड़ गए। वो हाथ जो खालिद के इस्तकबाल के लिए उठे थे झुकते झुकते पहलू से आ लगे। इसने बेचारगी और बेबसी की हालत में चारों तरफ देखा। इसकी निगाहें एक बार फिर खालिद के चेहरे पर जम गई। खालिद ने मुंह फेर लिया। जयराम ने इंतहाई करब की हालत में कहा, खालिद मुझे मालूम है मैं तुम सब की नज़रों में इस कदर हकीर क्यों हो गया हूँ। मैं बेकसूर हूँ, मेरे साथ इस तरह पेश ना हो। माया कहाँ है? पीछे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। जयराम ने चौंक कर पीछे देखा। माया चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। माया, माया मेरी बहन, मेरी नन्ही बहन। वो ये कहकर माया की तरफ बढ़ा, लेकिन वो पीछे हटते हुए चिल्लाई, जालिम कमीने दगाबाज, मुझे हाथ ना लगाओ। तुमने एक राजपूत बाप के खून और एक राजपूत माँ की दूध की लाज नहीं रखी। तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुम्हारा दामन अपने मोहसिनों के खून से दागदार है। अगर कोई जयराम का सीना खंजर से चलनी काट डालता तो भी शायद उसे इस कदर तकलीफ ना होती। इसके दिल में गुस्से की आग के शोले भड़के और गम के आंसू से बुझ गए। कंगू के चेहरे पर एक हकारत अमेज तबस्सुम देखकर इसका मुंजमद खून खोलने लगा। वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बेचता और होंठ चबाता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। जलील डाकू, इन सब बातों के जिम्मेदार तुम हो। तुमने इन सब को मेरे खिलाफ किया है। बेशतर इसके कि कंगू के हाथ मुदाफत के लिए उठते, जयराम ने अचानक 2 मुक्के इसके मुंह पर दे मारे। कंगू अपने गाल सुलाता हुआ पीछे हटा। खालिद ने आगे बढ़ते हुए एक मुक्का जयराम के मुंह पर मार दिया। जयराम ने खालिद के हाथ की ज़रब मुंह से ज़्यादा दिल पर महसूस की और बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा, खालिद तुम? कंगू के साथियों की तलवारें न्यामों से बाहर आ चुकी थीं, लेकिन इसने इन्हें हाथ के इशारे से मना किया और जयराम की तरफ देखते हुए कहा, अब बताओ, तुम अपनी बहन की जान बचाने के लिए जुबैर के साथियों को कैद से छुड़ाने के लिए तैयार हो? जयराम ने ज़ख्म खुर्दा सा होकर जवाब दिया, तो क्या तुम भी जुबैर की तरह ये समझते हो कि मैं प्रताप राय की साजिश में शरीक था? कंगू ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम ये समझते हैं कि प्रताप राय तुम्हारी साजिश में शरीक था। तुमने उसे सरनदीप के हाथियों और जवाहरात का लालच देकर जहाज़ लूटने के लिए आमादा किया। भगवान जानता है मैं बेकसूर हूँ। कंगू ने जवाब दिया, भगवान इससे ज़्यादा जानता है। इस वक्त हमारा काम तुम्हारी बेगुनाही पर बहस करना नहीं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम अपनी बहन के लिए इन बेगुनाह कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं। जयराम ने जवाब दिया, काश इन्हें छोड़ना मेरे बस में होता। वो इस वक्त 200 सिपाहियों की पहरे में बरहमानाबाद जा रहे हैं और मैं अकेला इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो तुम हमें ये बताना चाहते हो कि तुम्हारे अपने सिपाही तुम्हारा कहा नहीं मानते? काश वो मेरे सिपाही होते।
कैदियों पर पुरताप राय का पहरा इस कदर संगीन है कि मैं इनके साथ बातचीत भी नहीं कर सकता। उसे यकीन हो चुका है कि मैं इनका तरफदार हूँ। कंगू ने अपने चेहरे पर एक तर्ज अमेज मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हारी तरफदारी का शुक्रिया। अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम इन्हें छुड़वाने के लिए तैयार हो या नहीं? भगवान के लिए मुझ पर इतबार करो, जब तक इनका मामला राजा के सामने पेश नहीं किया जाता मैं बेबस हूँ। मुझे यकीन है कि राजा इन्हें कैद में रखकर अरबों से लड़ाई मोल लेने की जरूरत नहीं करेगा। कंगू ने कहा, पुरताप राय तुम्हारा दोस्त है, अगर इसके पास तुम्हारा खत पहुंच जाए कि तुम हमारी कैद में हो तो क्या फिर भी वो इन्हें रहा नहीं करेगा? तुम ये खत लिख दो और हम उसे बरहमानाबाद पहुंचने से पहले तुम्हारा ये खत पहुंचा देंगे। जयराम ने जवाब दिया, वो लूमड़ी से ज़्यादा मक्कार और बेड़िए से ज़्यादा जालिम है। मुझे अपनी सरगुज़श्त बयान करने का मौका दो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो किस किस्म का आदमी है। भगवान के लिए मेरी बात मानो। पुरताप राय को मेरी जान बचाने से ज़्यादा खालिद और अगर नहीद भी यहाँ है तो इन दोनों की तलाश होगी। जिस तरह मुझे अब तक ये मालूम नहीं हुआ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, इसी तरह तुम में से किसी को मालूम नहीं कि दैबल का वाक़या किस तरह पेश आया। कंगू और इसके साथियों को मुतवज्जे देकर जयराम ने बंदरगाह से रुखसत होने से लेकर कैद खाने में ज़ुबैर से मुलाकात तक के तमाम वाक़यात बयान किए और इख्तिताम पर कंगू और खालिद की तरफ मुल्तजी निगाहों से देखते हुए कहा, अभी तुम्हें मुझ पर इतबार नहीं आता तो मैं हर सज़ा खुशी से बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। कंगू बोला, तो अब तुम राजा के पास कैदियों की सिफारिश के लिए जा रहे हो? आपको अब भी यकीन नहीं आया? अपनी बहन से पूछ लो, अगर उसे तुम्हारी बातों पर इतबार आ गया है तो हम भी इतबार करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर कंगू माया से मुखातिब हुआ, हम तुम्हारे भाई का फैसला तुम पर छोड़ते हैं। जयराम माया की तरफ मुतवज्जे हुआ। माया के लिए घड़ी सबर आजमा थी। भाई की सरगुज़श्त सुनने के बाद इसके दिल में एक रद्द अमल शुरू हो चुका था, ताहम वो इसके मुतालिक अपने ख्यालात फ़ौरन बदलने के लिए तैयार न थी। ज़मीर की एक आवाज़ अगर ये कह रही थी कि माया तुझे अपने भाई पर इतबार करना चाहिए, तो दूसरी आवाज़ ये कह रही थी कि नहीं, वो सिर्फ तुम्हें साथ ले जाने के लिए बहाने बना रहा है। इस जहनी कशमकश के दौरान इसे कंगू को ये अल्फाज याद आए, इसकी सूरत देखकर तुम्हारा दिल तो पिसज न जाएगा। मुमकिन है कि मैं तुम्हारे हाथ में इंसाफ की तलवार दे दूँ। माया ने कंगू की तरफ देखा। इसकी निगाहें कह रही थी, मैं इंसाफ की तलवार तुम्हारे हाथ में दे चुका हूँ, अब तुम अपना वादा याद करो। जयराम ने माया के तजब से परेशान होकर कहा, माया तुम्हें भी अब मुझ पर इतबार नहीं आता? इसने जवाब दिया, इस बात का क्या सबूत है कि तुमने इन लोगों के इंतकाम के खौफ से ये किस्सा नहीं सुनाया? जयराम ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, माया तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बुज़दिल हूँ? मैं मौत के खौफ से झूठ बोल रहा हूँ? भगवान के लिए मुझे दूसरों के सामने शर्मसार न करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो ये मेरा खंजर लो और मेरे दिल को चीर कर देखो, मेरा लहू अभी तक सुर्ख है या सफ़ेद हो चुका है। यह कहते हुए जयराम ने अपना खंजर माया के हाथ में दे दिया और अपना सीना इसके सामने तान कर बोला, माया तुम्हें बाप के सफ़ेद बालों की कसम, अपनी माँ के दूध की कसम, अगर मैं मुजरिम हूँ तो ये ख्याल ना करो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं ये जानने के बाद जिंदा नहीं रहना चाहता कि मेरी बहन भी मुझे बुज़दिल ख्याल करती है। मुझे अपने हाथों मौत की नींद सुला दो। हमारी रगों में अगर एक राजपूत का खून है तो अपने भाई के साथ रायत ना करो। माया ने जज्बात की शिद्दत में गैर शौरी तौर पर अपना हाथ जिसमें खंजर था बुलंद किया। जयराम के होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट खेलने लगी। खालिद ने कपकपी ली। माया ने अज़्मो हिम्मत के इस पैकर की तरफ टिकटिकी बांधकर देखा। इसका हाथ कांपने लगा। खालिद चिल्लाया, माया तुम्हारा भाई मासूम है। माया के कांपते हुए हाथ से खंजर गिर पड़ा। आंखों में आंसू उमड़ आए और वो बेख्तियार जयराम से लिपट कर हिचकियाँ लेने लगी। भैया भैया मुझे माफ़ कर दो। जयराम इसके स्याह बालों में हाथ फेरते हुए बार बार कह रहा था, मेरी बहन, मेरी नन्ही बहन माया। बहन और भाई एक दूसरे से अलहदा खड़े हो गए। खालिद ने जयराम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जयराम मुझे माफ़ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जयराम ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हंगामी जोश में आपके मुंह पर मुक्का रसीद कर दिया था, अब आप ये कर्ज वसूल कर सकते हैं। जयराम ने कहा, नहीं अब ये किस्सा ना छेड़ो, वरना तुम्हें एक मुक्का मारकर मुझे कंगू से 2 वसूल करने पड़ेंगे। कंगू अपनी ज़िंदगी में कभी इस कदर परेशान नहीं हुआ था। वो सर झुकाए खड़ा था। जयराम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कंगू अगर तुम खलूस दिल से ज़ुबैर इसके साथियों को छुड़ाना चाहते हो तो ये मामला चंद दिन के लिए मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है राजा सही खतरात से बाखबर होकर इन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं करेगा, और अगर इसने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा और फिर हम कोई तदबीर सोचेंगे। लेकिन खालिद की बहन कहाँ है? कंगू ने जवाब दिया, वो भी हमारे साथ है। वो जहाज़ पर जख्मी हो गई थी, अब वो कैसी है? इस सवाल के जवाब में खालिद बोला, अब वो पहले से अच्छी है, लेकिन ज़ख्म अभी तक मुंदमिल नहीं हुआ। मैं माया देवी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इसकी तीमारदारी में बहुत तकलीफ उठाई है। कंगू ने कहा, जयराम अगर पुरताप राय ने राजा के हुक्म से जहाज़ लूटे हैं तो मुझे यकीन नहीं कि वो कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार होगा। मेरे ख्याल में वो इस बात की कोशिश करेगा कि ये खबर सिंध से बाहर ना निकले। बरहमानाबाद में ऐसे कैद खाने हैं जहाँ से सिर्फ मौत की सूरत में ही इंसान बाहर निकलते हैं। इस खबर को मकरान या बसरे तक पहुँचाना ज़रूरी है। अगर इनकी हुकूमत ने मुदाखलत की तो राजा यकीनन कैदियों को छोड़ देगा। जयराम ने कहा, अगर खालिद जाना चाहता है तो मैं इसे सरहद के पार पहुँचा देने की जिम्मेदारी लेता हूँ। कंगू ने जवाब दिया, खालिद को मैं भी सरहद के पार पहुँचा सकता हूँ, लेकिन जब तक इसकी बहन तंदुरुस्त नहीं होती इसके लिए जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा अरबों की फौजें इस वक्त तुर्किस्तान और अफ्रीका में लड़ रही हैं। मुमकिन है कि वो सिपाहियों की किल्लत के पेश नज़र सिंध के साथ बिगाड़ पसंद न करें। खालिद का ख्याल है कि अगर ज़ुबैर किसी तरह रहा हो जाए तो ये महम इसके लिए बहुत आसान होगी।
वो बसरा और दमिश्क के हर बासर आदमी को जानता है। जयराम ने कहा, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अपनी जान पर खेलकर भी ज़ुबैर को कैद से निकालने की कोशिश करूँगा। माया ने कहा, भैया तुम सब कुछ कर सकते हो, ज़ुबैर की रिहाई के लिए ज़रूर कोशिश करो। माया, तुम्हारी सिफारिश के बगैर भी मेरा ये फ़र्ज़ है। ये कहकर जयराम कंगू से मुखातिब हुआ। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं माया से चंद बातें पूछना चाहता हूँ। कंगू का इशारा पाकर इसके साथी वहाँ से खिसक गए। कंगू ने एक तरफ होकर खालिद से कहा, तुम नाहिद के पास जाओ और अगर वो कैदियों को कोई पैगाम भेजना चाहती है तो पूछाओ। खालिद अंदर दाखिल हुआ तो नाहिद दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। इसने कहा, नाहिद, तुम्हें ज़रा फाका होता तो तुम चलने फिरने लगती हो, तुम्हें बिस्तर पर लेटना चाहिए। नाहिद ने इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, तुमने बेचारे जयराम पर बहुत सख्ती की, अब माया के मुतालिक तुमने क्या फ़ैसला किया है? खालिद ने जवाब दिया, माया के मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं, गालिबन वो इसके साथ चली जाएगी। जयराम ने ज़ुबैर को कैद से छुड़ाने का वादा किया है और रहा होते ही मकरान के रास्ते बसरा पहुंचकर हमारी सरगुज़श्त सुनाएगा। औरतों और बच्चों के रहा होने की इसके सिवा कोई सूरत नहीं कि हमारी हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करे। नाहिद ने कहा, मैं ये बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे डर है जिस तरह अब्बाजान के मामले में हुकूमत सिंध ने मकरान के गवर्नर को टाल दिया था, इसी तरह ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा। मैंने सुना है कि बसरा का हाकम बहुत जाबिर है, लेकिन सिंध की तरफ मुतवज्जह ना होने के लिए इसके पास माकूल बहाना है। अरब की तमाम अफवाज एशिया और अफ्रीका में बरसरे बेकार हैं। खालिद ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं खुदा की रहमत से मायूस नहीं, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। नाहिद ने कहा, मैंने एक तजवीज़ सोची है, मैं बसरा के हाकम को ख़त लिखती हूँ। अगर जयराम ज़ुबैर को रहा करवा सके तो उसे कहो ये ख़त इसके हवाले कर दे। अगर बिलफर्ज मेरा ख़त हाकिम बसरा को मुतासिर ना कर सका तो बसरा की अवाम इससे ज़रूर मुतासिर होंगे। मैं ख्वाब में मुसलमानों को कैद खाने के दरवाजे तोड़ते हुए देख चुकी हूँ, मुझे अपने ख्वाब के सही होने का यकीन है। तो तुम अंदर जाकर ख़त लिखो, लेकिन किस चीज़ पर लिखोगी? हाँ, ये लो मेरा रुमाल। खालिद ने जाते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर नाहिद को रुमाल दिया और वापस मुड़ते हुए कहा, तुम ख़त लिखो, मैं इतनी देर जयराम को रोकता हूँ। बाहर माया अपने भाई को आप बीती सुना रही थी। इख्तिताम पर जयराम ने पूछा, माया तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं? नहीं, इसने जवाब दिया। कंगू मुझे अपनी बेटी समझता है, नाहिद मुझे अपनी छोटी बहन ख्याल करती है। जयराम ने कहा, माया मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। माया ने घबराकर पूछा, वो क्या है? बात यह है कि मैं तुम्हें इस वक्त अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैंने तुम्हारे गायब होने की जिम्मेदारी प्रताप राय पर थोपी थी, लेकिन जब इसने ज़ुबैर और अली को अजियत देना शुरू की तो मुझे इनकी जानें बचाने के लिए ये तस्लीम करना पड़ा कि तुम मेरे साथ ना थी। अब अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ तो मुझे नाहिद और खालिद का पता बताने पर मजबूर किया जाएगा। मैं बजाते खुद राजा की सख्ती से नहीं डरता, लेकिन प्रताप राय को शक हो जाएगा और वो नाहिद और खालिद की तलाश शुरू कर देगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें देखकर इन्हें खालिद और नाहिद के रूपोश होने का शक हो। अगर तुम चंद दिन यहाँ रहना गवारा करो तो प्रताप राय गालबन 3-4 रोज़ तक वापस दैबल चला जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। माया ने इत्मीनान से जवाब दिया, भैया अब मेरी फ़िक्र ना करें, मैं यहाँ हर तरह से खुश हूँ और जब तक नाहिद तंदुरुस्त नहीं होती मैं इसे छोड़कर जाना पसंद भी नहीं करूँगी। कंगू और खालिद कुछ फासले पर आपस में बातें कर रहे थे। जयराम ने उन्हें आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर इशारे से अपने पास बुलाया। जब करीब पहुंचे तो इसने कहा, आपको कहीं फिर शक ना हो जाए कि मैं कोई साजिश कर रहा हूँ। माया कहती है कि वो नाहिद के तंदुरुस्त होने तक यहाँ रहना चाहती है और मैं भी बाज़ मुसलहतों की बिना पर उसे यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। मैं चंद दिनों तक उसे ले जाऊँगा। मुमकिन है कि मुझे भी ज़ुबैर के साथ फ़रार होना पड़े और मैं हमेशा के लिए आपके साथ आ मिलूँ। अब मुझे देर हो रही है, मुमकिन है राजा प्रताप राय के शहर में पहुँचते ही हमें मुलाकात के लिए बुलाए। मेरा गैर हाजिर होना ठीक नहीं। खालिद ने कहा, आप ज़रा ठहरिए, नाहिद एक ख़त लिख रही है, आप ये ख़त ज़ुबैर को आज़ाद करवाने के बाद उसके हवाले कर दें। तो जल्दी से वो ख़त ले आओ, मुझे बहुत देर हो गई है। और बहरमन आबाद के करीब पहुंच चुके होंगे। कंगू ने कहा, तुम फिक्र ना करो, हम उनसे पहले तुम्हें एक आसान रास्ते से बहरमन आबाद पहुंचा देंगे। जयराम ने कहा, मैं फ़कत आपका एक साथी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन यह ज़रूरी है कि बहरमन आबाद में उसे कोई ना पहचानता हो। अगर कोई नाजुक वक्त आया तो मैं उसे आपके पास इतला देने के लिए रवाना कर दूंगा। कंगू ने कहा, आप वासु को ले जाएँ। दोपहर के वक्त जयराम वासु की रहनुमाई में जंगल अबूर कर रहा था।